प्रिया और विशाल की अभी कुछ महीने पहले शादी हुई थी। प्रिया के रिलेटिव की तरफ से किसी का कोई प्रोग्राम था, उसके लिए इनको शामिल होने के लिए जाना था, जो कि इनके घर से काफ़ी दूर था। लॉन्ग ड्राइव थी और गाड़ी पर ये जा रहे थे। काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया। अब ये वापसी पर थे। वापसी पर आते-आते इनको रात हो चुकी थी। अब ये रात के उस पहर में थे, जहाँ पर माना जाता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ काफ़ी हावी होती हैं। हमें ना ही सिर्फ उनके बारे में कोई बात करनी चाहिए, बल्कि उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। जिस रास्ते से वो जाए जा रहे थे, वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था और रही सही कसर पूरी कर दी बारिश ने। कुछ ही समय देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू होने लग पड़ती है। बादलों की गड़गड़ाहट उस वातावरण को डरावना बना रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि आप उस रास्ते पर किसके साथ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, प्रिया और विशाल की नई नई शादी हुई थी। अब प्रिया को बारिश काफ़ी पसंद थी और वो बारिश को पूरा एंजॉय करना चाहती थी। बारिश तेज़ होती जा रही थी, तेज़ हवाएं चलती जा रही थी और उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ उनकी ही गाड़ी थी। ना जाने कितने ही देर से ना ही कोई गाड़ी उनको टेक ओवर करके गई थी, ना कोई गाड़ी उनके पीछे थी, ना ही कोई आगे से गाड़ी आई थी। अब जैसे जैसे माहौल थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा था, प्रिया को बारिश की बूंदें काफ़ी अच्छी लग रही थी। कुछ देर तक ये कुछ सॉन्ग सुनते जा रहे थे, आपस में बातें करते जा रहे थे। अब प्रिया शीशा थोड़ा सा नीचे करती है, हाथ बाहर निकालती है गाड़ी से और बारिश की बूंदों का आनंद लेना शुरू कर देती है। विशाल हंस के कहता है, अरे कोई पास से चीज़ गुजरी ना अचानक से, हाथ यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन प्रिया कहती है, इतनी देर से तो कोई आया नहीं, अब क्या आएगा, भूत आएगा क्या। ये कहते ही प्रिया हंसने लग पड़ती है। विशाल कहता है, अरे चुप, इस समय भूतों की बात नहीं करते। तो प्रिया हंस के कहती है, अरे मुझे तो लगा था कि आप बड़े बहादुर हो गए, आप तो भूत देखना तो दूर की बात, भूत का नाम सुनकर ही डर गए। ये कह के प्रिया हंसने लग पड़ती है। विशाल भी हंसने लग पड़ता है, लेकिन प्रिया थोड़ा सा सीरियस हो रही थी। शायद उसको इस समय भूतों की बातें करना अच्छा लग रहा था। अब वो रह रहकर भूतों की बातें करना शुरू कर देती है। आपको पता है, ऐसी जगहों पर ये भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैं नहीं डरती। पर मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप तो बहुत डरते हो। विशाल कहता, नहीं, डरने की कोई बात नहीं होती। क्या होता है, ऐसे रास्तों पर ऐसे एक्सीडेंट्स हुए होते हैं, ये आसपास के जो जंगल हैं, ना जाने यहाँ पर कैसी चीज़ें होती हैं, तो इस समय नाम नहीं लेते। लेकिन प्रिया शायद विशाल को चिढ़ाने के मूड में थी। अब वो बार बार चिढ़ा रही थी विशाल को, अरे अरे भूत बाबू, देखो पिछली सीट खाली है, अगर आपको भी कहीं जाना है तो बैठ जाइए, हम आपसे कोई भी किराया नहीं लेंगे। प्रिया अब बस हंसे जा रही थी, अनाप शनाप बातें की जा रही थी और विशाल उसको कहीं ना कहीं चुप कराने की कोशिश कर रहा था। प्रिया को विशाल एक दो बार कहता है कि ऐसा करो, हाथ अंदर कर लो, बारिश की बूंदें आ रही हैं, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन प्रिया थी, वो तो अलग ही धुन में सवार थी। अब विशाल को थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़े से गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना जल्दी से अंदर करो, और वो शीशा ऊपर करने लग पड़ता है। प्रिया का मुंह बन जाता है। उसको विशाल का ये डांटना अच्छा नहीं लगता। समझ तो विशाल को भी लग चुकी थी, लेकिन विशाल अब उसको थोड़ा सा प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया अपना मुंह फुलाकर बैठ चुकी थी। अब विशाल सोच रहा था कि कैसे इसको मनाया जाए। देखते देखते बारिश कुछ धीमी पड़नी शुरू होती है। जो तेज बौछारें पड़ रही थी शीशे पर, अब बस कनियां पड़ रही थी वहां पर। प्रिया कहती है, गाड़ी रोको, साइड पे लगा के गाड़ी रोको जल्दी से। विशाल कहता है, क्या हुआ, मैंने कहा ना गाड़ी रोको जल्दी से। अब वो गाड़ी रोकता है, प्रिया जल्दी से उतरती है। लगा होगा विशाल को कि वॉशरूम वगैरह ने जाना हो। प्रिया जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक छोटा सा उसके कैरी बैग होता है, कह सकते हैं स्लिंग बैग कह सकते हैं, वो भी होता है। उसी समेत वो बाहर चली जाती है। अब वो थोड़ी सी गाड़ी के आगे झूमना शुरू करती है, बारिश को एंजॉय करना शुरू करती है और इशारों से बुला रही होती है विशाल को। और विशाल अंदर से कह रहा था, अरे जल्दी से अंदर आ जाओ, बीमार हो जाएगी, खुद तो बीमार होगी, मुझे भी आप बीमार करोगी। लेकिन प्रिया उसको चिढ़ा रही थी कि जल्दी से बाहर आओ, इतना क्यों डरते हो, देखो कितना मौसम अच्छा है। प्रिया झूमे जा रही थी। अचानक से धुंध का एक लहर धुंध की आती है। कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों में धुंध की लहरें अचानक से सड़क को पार करके निकलती हैं। यही कुछ था। जैसे ही वो धुंध की लहर सड़क को पार करती है, प्रिया कुछ सेकंड के लिए उस धुंध में कहीं खो सी जाती है।
विशाल की जान हलक में आ जाती है, लेकिन जैसे ही धुंध का वो बादल छटता है, प्रिया बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन वो अब झूम नहीं रही थी, वो विशाल को देखे जा रही थी बड़ी बड़ी आंखों से। विशाल कहता है, अरे क्या हुआ, क्या देख लिया? लेकिन प्रिया बस वैसे की वैसे खड़ी थी। जब वो झूम रही थी उसके बाल बंधे हुए थे, लेकिन उस समय उसके बाल खुले हुए थे। विशाल कहता है, अरे जल्दी से आओ यार अंदर, सच बारिश अब दोबारा से तेज हो रही है, कहीं बीमार ना हो जाओ। प्रिया धीरे धीरे चल के उसकी तरफ आना शुरू कर देती है। प्रिया की चाल बिल्कुल बदल चुकी थी। जैसे आपने कभी मूवीज में देखा होगा, जैसे ज़ॉम्बी चलते हैं वैसे चल रही थी। विशाल को ये बात अटपटी तो जरूर लग रही थी, लेकिन उसको लगता है कि अब ना ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है, ड्रामे कर रही है। मैं भी डरने वालों में से नहीं हूँ, देखी जाएगी जो होता है। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगा, ये जो मर्जी मुझे डराने की कोशिश करती रहे। अब मैं अगर इसके सामने डर गया ना, तो ये सारी उम्र मेरा मजाक बनाती रहेगी। अब प्रिया गाड़ी में आके बैठती है, सर झुका लेती है। कुछ समय तो विशाल को लगता है कि ये कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगी डराने की मुझे, लेकिन वो पहले से तैयार था। विशाल डरता नहीं है, और वो प्रिया को एक दो बार कहता जरूर है, अरे क्या हुआ, डर गई क्या, कुछ देख लिया? प्रिया कुछ समय तो बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना सर उठाती है, घुमाती है विशाल की तरफ। आंखें उसकी बिल्कुल लाल हो चुकी थी और कहती है, मजाक नहीं करना चाहिए था इसको, बहुत भारी पड़ा ना। जब ये विशाल उसकी तरफ देखता है, प्रिया की आंखें बिल्कुल लाल थी। कुछ समय के लिए तो विशाल डर तो जाता है, लेकिन फिर से उसको याद आ जाता है कि ये हो ना हो मजाक कर रही है, और उसके कहने लगता है, देखा मैंने कहा था ना बीमार हो जाएगी, आंखें लाल हो चुकी है। अब अच्छा रहा, इसके बाद प्रिया और विशाल में कोई बात नहीं होती। वो आगे 2 घंटे का सफर जो था, बिल्कुल ऐसे बीतता है जैसे एक ही गाड़ी में दो अजनबी बैठे हों, या फिर कुछ इस तरीके से झगड़ा हुआ हो कि सारी उम्र ना बात करने की ठान ली हो। विशाल के मन में ये चल रहा था कि पता नहीं ये मुझे किस रूप में डराएगी, किस तरीके से डराएगी, और प्रिया के मन में क्या चल रहा था प्रिया ही जाने। अब ये घर अपने पहुंचते हैं, और विशाल कपड़े चेंज करता है और देखता है प्रिया अभी भी वैसे गीले कपड़ों में बैठी है। हालांकि विशाल के कपड़े तो भीगे भी नहीं थे, और वो कहता है, अरे अपने कपड़े नहीं चेंज करने क्या? लेकिन प्रिया कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। वो उठ के बेड की तरफ जाती है और गीले कपड़ों में ही लेट जाती है। विशाल को गुस्सा लग रहा था कि इतने लेवल का ड्रामा भी क्या, लेकिन वो भी ठान चुका था कि मैं इसकी किसी भी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करूंगा कि इसको लगे कि डर गया। इसलिए वो भी गुस्से में बिस्तर पर लेट जाता है। अजीब तो लग रहा था कि प्रिया गीले कपड़ों में लेटी हुई है, बीमार ना हो जाए, कितनी देर लेट जाएगी। विशाल गाड़ी चलाकर थका हुआ था, पता नहीं लगता उसको कब नींद आ जाती है। अब सुबह हो जाती है। सुबह जब होती है तो विशाल पाता है कि बिस्तर पर कोई नहीं है, यानी प्रिया नहीं है बिस्तर पर। लेकिन बिस्तर तो बिल्कुल सूखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ समय के लिए तो लेटी थी, 15-20 मिनट तो मैंने भी देखा था। उसके बाद मुझे नींद आ गई, क्या पता कितनी देर तक उसने कपड़े नहीं चेंज किए होंगे। बिस्तर इतना सूखा कैसे हो सकता है? खैर, उसको लगता है कि छोड़ो, छोटी मोटी बातों का क्या देखना। अब देखता है कि प्रिया तो आसपास कहीं है नहीं, ना वॉशरूम में है, ना वॉशरूम का यानी दरवाज़ा बंद था, ना किचन में थी, ना टेरिस पे थी, कहीं बाहर गई होगी ग्रोसरी लेने शायद। कुछ देर बाद बेल बजती है घर की। विश्वास हो जाता है विशाल को कि प्रिया ही होगी, बाहर गई होगी जैसे मैंने कहा। अब जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है तो वो देखता है उसके सामने पुलिस खड़ी थी। विशाल बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। विशाल को पुलिस वाला कहता है, आपका नाम विशाल सचदेवा है? जी विशाल सचदेवा है। और ये प्रिया सचदेवा का घर भी है? जी प्रिया सचदेवा का घर भी है। ओके, आपको प्रिया का पता है कहाँ गई है? कहाँ गई है क्या? क्या मतलब ग्रोसरी वगैरह लेने गई होगी? कब से? आज सुबह से तो गई होगी। मैं समझा नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आज सुबह गई है क्या? आज आपने प्रिया को सुबह देखा है? नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि वो सुबह ग्रोसरी लेने गई है? अरे सर, हम रात को आ रहे थे वापस, कहीं फंक्शन था, तो रात को आकर हम सो गए। अब सुबह मैं उठाऊँ तो प्रिया थी नहीं, और मुझे लगा कि वो ग्रोसरी लेने गई होगी। लेकिन आप ऐसे हमारे घर में
क्यों आए और प्रिया का क्यों पूछ रहे हैं? आप कौन से रूट से आए थे? तो वो रूट का नाम लेता है। आप कह रहे हैं कि प्रिया रात को आपके साथ आ गई थी। सच? हाँ। मिस्टर विशाल, ये बताइए, आपने कुछ फंक्शन जिसकी बात कर रहे हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह किया था? अरे सर, मैं ड्रिंक करता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। पक्का? अगर टेस्ट करें सर, जो मर्जी टेस्ट करो, लेकिन आप मुझे डरा क्यों रहे हो? मुझे बताओ सर, क्या हुआ? अब वो पुलिस वाला इशारा करता है अपने कांस्टेबल को। कांस्टेबल एक फ़ोटो निकालता है। उस फोटो में एक डेड बॉडी पड़ी थी, और वो डेड बॉडी थी प्रिया की। जैसे ही विशाल देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और प्रिया, ये कहाँ से फोटो ले, ये कहाँ से फोटो लेकर आए आप? मिस्टर विशाल, जिस रूट की आप बात कर रहे हैं, उसी रूट पर हमें कुछ ही आगे जाकर झाड़ियों में प्रिया की लाश मिली है। सुबह कोई चरवाहा वगैरह अपनी बकरियां वगैरह चराने गया होगा, उसको प्रिया की लाश मिली। विशाल सन का सन था। वो शायद उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब उसको होश आती है, उसके परिजन, प्रिया के परिजन पास में थे। रो रो कर बुरा हाल था। विशाल तो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो कहे जा रहा था, अरे आप सब ऐसा क्या कर क्यों रहे हो? प्रिया मेरे साथ आई थी, आप मान क्यों नहीं रहे? लेकिन मानना घर वालों को नहीं, मानना विशाल को पड़ना था। क्योंकि वो जो धुंध का एक झोंका सा आया था, वो प्रिया को अपने साथ ले गया, और जो उसके साथ बैठी थी वो प्रिया नहीं थी। बात स्पष्ट हो चुकी थी। अब जाहिरी तौर पर शक की सुई तो विशाल पर भी जाएगी कि भाई हो सकता है कुछ वारदात न की हो। हाँ, उसकी जो लाश है, जैसा मैंने कहा था कि उसके पास एक स्लिंग बैग था, वही स्लिंग बैग जब उसकी लाश मिली तब भी था, और उसमें उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिससे पता लगा कि प्रिया सचदेवा उसका नाम है, और उसका जो नया एड्रेस था वो भी मिला था, जिसकी वजह से वो विशाल के यहाँ आए थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो वहाँ पर किसी घाव का कोई निशान नहीं था, कोई गले के दबाए जाने का निशान नहीं था, कुछ भी किसी इसी तरीके के जहर का निशानी नहीं थी, जैसे कोई जहर दिया हो और जिसके कारण मौत हुई हो। मौत का कारण था हार्ट अटैक, हृदय गति रुक जाना। शायद प्रिया ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसको वो सहन नहीं कर पाई। विशाल को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उसने खो दिया अपनी पत्नी को, जिसकी कुछ ही समय पहले तो मैरिज हुई थी। क्या एक छोटा सा मजाक इतना भारी पड़ा? क्या उस रात प्रिया चुप करके गाड़ी में बैठी रहती, भूतों के बारे में, प्रेतों के बारे में मजाक न उड़ाती, ये वैसे ही रोमांटिक गाने सुनते जाते, बातें करते जाते, तो ये अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाते। विशाल के मन में आज भी यही सवाल गूंजते हैं। आज भी रात को वो उन सुनसान रास्ते पर जाता है, उस सड़क पर जाता है प्रिया को ढूंढने। कहीं एक बार उसे प्रिया मिल जाए और वो पूछ सके कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। लेकिन वो जा चुकी है हमेशा के लिए, वापस नहीं आएगी। ये था किस्सा, खौफनाक, दर्दनाक, बेहद दर्दनाक किस्सा एक ऐसे नवविवाहित जोड़े का जिसकी किस्मत में साथ कुछ ज़्यादा लिखा नहीं था, और इस तरीके से साथ छूटना कभी भी इन्होंने सपने तक में नहीं सोचा होगा। उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ के साथ ही हाइप जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको किस्सा, और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट ऑफ द डे आपका भी हो सकता है, तो ऐसे आप कमेंट्स कीजिए जो तारीफ चाहे ना ही हो, लेकिन क्रिटिकल भी हो सकते हैं, सुजेशन भी हो सकती है, और साथ के साथ कोई किसी तरीके की ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है। ये ऐसे कमेंट्स भी आप भेजेंगे, और जो मुझे लगेगा सबसे बढ़िया कमेंट है वो मैं उस दिन, यानी कि इस वीडियो में, जो भी वीडियो होगी उसमें वो ऐड करूँगा। जैसे आज का जो कमेंट है वो अगला किस्सा ख़त्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। कई बार कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं जिससे हम एग्री करें ना करें, लेकिन वो प्रथाएं जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं, रिचुअल्स का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन कई लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हम
उस प्रथा से एग्री करें या डिसएग्री करें, वो बात की बात होती है। अब ऐसा ही किस्सा पुरुषोत्तम बताते हैं कि उनके मामा जी, जो कि हिमाचल के सुदूर हिमाचल के एक गांव में रहते थे। अब वैसे तो वो गरीबी भरा जीवन बिता रहे थे। शादी होती है, शादी के बाद उनका कोई भी बच्चा नहीं हो रहा होता। कई बार कंसीव करते हैं लेकिन मिसकैरेज हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे उनकी हिम्मत जवाब देती जा रही थी। जितनी उनकी समर्था थी, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, कुछ डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन कोई भी सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। फिर उन्होंने मन्नतें वगैरह भी काफ़ी मांगी होती हैं और एक दिन किस्मत उनका साथ दे जाती है। उनके घर एक बड़ा ही प्यारा सा बच्चा होता है। सारे घर में खुशियां मनाई जाती हैं, रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी दुविधा थी। दुविधा ये थी कि इनके घर में प्रथा थी खानदान में कि जब भी कोई लड़का पैदा होगा तो इनके जो कुल देवता हैं, और ये इनका कुल देवते जो थे वो अग्नि के साथ उनका रिलेटेड था कि अग्नि से रिलेट करते हैं, तो उनको ये बकरे की बलि देंगे। और उसका एक और भी साथ के साथ एक कंडीशन थी कि वो जो बकरा होगा वो होली सोली जो पिता होगा उसकी मेहनत के पैसे का ही होगा, ऐसा नहीं कि किसी से उधार ले लिया। तो अब ये चिंता इनको हो गई कि भाई बकरे तो कैसे ये मतलब कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किल से पैसे वगैरह उन्होंने जोड़े और इस काबिल हुए कि बकरे का ये अरेंजमेंट करते हैं। और कुछ ऐसा इनका विधान था कि बकरे को कुछ दिन पाला जाता है, उसके बाद फिर जब एक निश्चित दिन आता है तो फिर वहाँ पर बकरे की बलि दी जाती है। अब जिस दिन वो आना था, जिस दिन वो समारोह था, उससे एक रात पहले ये उठते हैं रात को, और जब देखते हैं आंगन में तो बकरा था ही नहीं। हल्ला गुल्ला घर में मच जाता है, बकरा कहाँ गया, बकरा कहाँ गया। सारी रात बकरे को ढूंढते रहे। अगले दिन समारोह था, समारोह से पहले तक इधर उधर बकरे को ढूंढने की कोशिश की गई लेकिन कहीं पर भी इनको बकरा नजर नहीं आया। अब बहुत मायूस हो चुके थे। अपने कुल देवता के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर गिड़गिड़ा के रो कर कहते हैं कि हे देव, मैं तो ऐसे लेकर आया था बकरा, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं दूसरा बकरा ले सकूँ। मेरी हिम्मत नहीं है, पता नहीं किसने ऐसा किया है, खुद ब खुद वो बकरा खुल कर नहीं जा सकता। मैंने बड़ा कस के बांधा था और दीवारें भी तो ऊंची हैं, वो दीवारें कैसे फांद सकता है। हे कुलदेव, मेरी मजबूरी समझिए। मैं कोशिश करूँगा फिर से बकरा लेकर चढ़ाने की, तब तक मुझे अपने प्रकोप से बचाइए और जिसने भी ये हरकत की है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाइए। अब कुछ ऐसा था कि जो इनका बच्चा था, जब वो पैदा हुआ था तो तब वो बीमार भी था साथ के साथ, और इनको इस चीज़ का था कि जब हम बकरे की बलि देंगे तो सेहत में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका उल्ट हुआ क्या कि बकरे की बलि तो दी नहीं जा सकी। लेकिन जब इन्होंने अपने कुलदेव से प्रार्थना की तो फिर उसके बाद वो बच्चे की हालत में वैसे ही सुधार होने लग पड़ा। इन्होंने इसको एक साइन माना कुलदेव की तरफ से कि शायद कुलदेव नाराज नहीं हुए और उन्होंने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, और अब हम जब हमारी समर्था होगी तो हम जरूर बकरा चढ़ाएंगे। लेकिन अभी एक काम तो बाकी था। उन्होंने कुछ और भी तो मांगा था कि जिसने भी ये हरकत की है उसको उसके अंजाम तक पहुंचा। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सुबह गांव में काफी कुतूहल पड़ी हुई थी, बड़ा हल्ला गुल्ला पड़ा हुआ था। इनकी पत्नी इनको उठाती है और कहती है कि कुछ घर छोड़कर एक ना औरत है, पता नहीं उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। कहते क्या हुआ? कहते पता नहीं, अभी लोग अलग अलग तरह की बातें करे जा रहे हैं। तो पूछते कुछ तो पता होगा। कहते नहीं। अब ये नहा धो के तैयार होकर बाहर की तरफ जाते हैं, लोगों से पूछना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि पता नहीं वो जिस भी औरत का जो भी वो नाम था, वो अपने घर के पार ना बड़ी बुरी हालत में पड़ी हुई थी, जगह जगह उसके जले के निशान थे, और अभी उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो लगता तो नहीं उसकी हालत देखकर कि वो बच जाएगी। खैर अब ये सोचते हैं, कभी मतलब बहुत ज़्यादा जान पहचान तो नहीं थी, थोड़ी बहुत जान पहचान थी। थोड़ा सा इंसान को तो होता ही है कि अच्छा नहीं हुआ, हाँ चलो ठीक है। अब जब ये थोड़ा सा इसको रिलीफ होगा तो बच जाए, परमात्मा करे पहले तो बच जाए।
अब उसके बाद जब ठीक होगी तो फिर हम हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, शहर में पैसे नहीं है, जब घर पे इसको लेकर आएंगे तो फिर पता भी ले लेंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 महीना इस चीज़ को बीत जाता है और उसके बाद पता लगता है कि हाँ भाई धीरे धीरे तो ठीक हो रही है और अब डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर जब घर पे आती है तो ये भी पता लेने जाते हैं। जब वो घर पे जाते हैं तो इनको देख कर ही वो हाथ जोड़कर रोने लग पड़ती है। अब ये सोचते हैं कि क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों कर रही है? वो कह रही है मुझे मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई। अब ये सोचते हैं मैं समझा नहीं, आप बता क्या कहना चाह रही है। फिर वो बताती है कि रात के समय में मुझे घर के बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो शुरू शुरू में मुझे लगा कि कोई जानवर वगैरह इधर उधर घूम रहा होगा, कहीं दीवार को कई बार सर वगैरह मार देते हैं ना, जो भैंसे वगैरह वो होते हैं, सांड वगैरह होते हैं। लेकिन ये आवाज़ ना बार बार आ रही थी और मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। जब मैंने दरवाज़ा खोला अचानक से मैंने देखा कि बिल्कुल मेरे पास एक परछाई आई है और देखते देखते वो जलने लगी है। उसने एक हाथ पकड़ा है, मेरे गर्दन को पकड़ा है और अचानक से मेरे जगह जगह शरीर में आग लगने लग पड़ी है। मैंने बहुत ऊंची चीख मारी और अचानक से वो परछाई गायब होगी। फिर मैं बेहोश होगी, मुझे पता नहीं लगा। उसके शरीर पर जगह जगह जले के निशान थे। तो ये कहते हैं कि मतलब कर्मों की सजा। फिर वो रोने लग पड़ती है और कहती है कि वो बकरा मैंने ही चुराया था। वो भी अभी मां नहीं बन पाई थी काफ़ी समय से। जब इनके घर पर बच्चा पैदा हुआ तो वो जल गई जेलसी में। और उसको पता था कि ऐसा कुछ रिचुअल होता है कि बकरे की बलि दी जाती है बच्चे की खुशी में। और उसको था कि अगर ये ना दी जाएगी तो इनका बच्चा तो मर जाएगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो ये कैसे खुश रह सकते हैं। यहाँ तक लोगों में जेलसी की भावना होती है। इसलिए वो बकरा मैंने ही आपका चुराया था, वो मेरी गलती थी। अब इनके कुल देवता ने जिसने बुरा किया उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया था। गनीमत थी, जान बच चुकी थी। इनको गुस्सा तो कुछ समय के लिए आया लेकिन ठंडा भी हो गया कि मैं अब क्या गुस्सा करूं, कुल देवता ने खुद ही न्याय कर दिया और सबक दिया उसको कि देखिए हमारा तो आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, आप भी कुछ मन्नत मांगती, आपका भी बच्चा पैदा होता, हमें बहुत खुशी होती। खैर आपको आपके कर्मों की सज़ा मिल गई और आगे से इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे भी होते हैं लोग भी जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। खैर उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। और इससे पहले कि हम अगले किस्से की ओर बढ़ें, जो कि बड़ा ही खतरनाक किस्सा है, रोहन के साथ जो होता है परमात्मा किसी के साथ ना करे। लेकिन हुआ क्या उसके साथ, शुरू करते हैं उस किस्से को। लेकिन उससे पहले कमेंट ऑफ द डे पढ़ लेते हैं। और कमेंट ऑफ द डे क्या है देखते हैं। ये है कमेंट है फिनिक्स K2Y का और ये कह रहे हैं कि पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठने के बाद मैं रात को जब घर आती हूँ तो मैं वेट करती हूँ आपकी स्टोरी और सुनते सुनते सो जाती हूँ। सो नाउ यू आर पार्ट ऑफ माई डेली रूटीन। फिनिक्स जी थैंक यू सो मच। और वाई दिस इज़ द कमेंट ऑफ द डे, क्योंकि हर एक की एक रूटीन होती है और उस रूटीन में एक छोटा सा पार्ट मेरा अगर हो तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि लाइब्रेरी में आप सारा दिन बिताती हैं, यानी कि नेचुरली बात है किताबें पढ़ने की शौकीन होंगी आप और इंटेलेक्चुअल दिमाग होता है आप जैसे लोगों का। और मेरी कहानियाँ कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं और एक लाइफ का आपके हिस्सा बन रही हैं। यही मुझे भी मोटिवेशन देती है। क्यों कमेंट ऑफ द डे है, क्योंकि सिर्फ आप जैसे व्यूअर्स की वजह से ही एडवर्स कंडीशंस में भी मैं रोज़ कहानी लेकर आता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं देखो जी कितनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, कितने डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ। बहुत से दिन ऐसे आते हैं जहाँ पर मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं होता, कुछ चीज़ें भी रोक रही होती हैं कह सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे होता है कि भाई नहीं, मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपके चैनल का मतलब जो यूट्यूबर्स भी हैं दूसरे, कि भाई आपका चैनल हो सकता है कि कम ग्रो इसलिए कर रहा है कि आप रोज़ एपिसोड लेकर आते हैं, यानी कि रोज़ वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर पिछली वीडियो को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कि दैट डजेंट मीन, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि जिनको मेरी कहानियाँ रोज़ सुनने की आदत पड़ चुकी हैं उनको डोज रोज़ मिलनी चाहिए। ग्रो भी कर जाएगा, जब करना होगा कर जाएगा। मैं इस आड़ में वो नहीं कर सकता कि जिससे मेरे रेगुलर व्यूअर्स इफेक्ट हो। तो ग्रो होता हो नहीं होता ना हो डजेंट मीन। ये सिलसिला जब तक कोशिश होगी रोज़ चलेगा। तो आप फिनिक्स, आपकी वजह से ही ये सब कुछ संभव हो रहा है, आप जैसों की वजह से
ही ये सब कुछ संभव हो रहा है। और साथ के साथ ही इससे पहले कि ये था कमेंट ऑफ द डे, और देखते हैं कि अब अगला कमेंट ऑफ द डे कौन होगा। जैसा मैंने कहा कि प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि तारीफ, सुजेशन, ऑब्जर्वेशन, क्रिटिक तीनों वेलकम है। तो देखते हैं अगला कमेंट कौन सा होगा, और मेरी कोशिश होगी कि अगला कमेंट जिसमें थोड़ी सी सुजेशन दी हो, ऑब्जर्वेशन हो या क्रिटिक की हो, वो मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो अप्रिसिएशन है उसको ही मैं चूज़ कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। जैसा मैंने कहा कि रोहन का किस्सा। रोहन अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आया था। अब इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का, उसको शेयरिंग में हॉस्टल तो पसंद था नहीं, इसलिए वो ढूंढ रहा था सिंगल रूम। लेकिन जहाँ पर उसको सिंगल रूम मिल रहा था वहाँ का रेंट उसके बजट से बाहर था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर रेफरेंसेस थे, उसको एक ऐसा हॉस्टल या ऐसा पीजी टाइप मिला जहाँ पर उसको एक सिंगल रूम मिल रहा था। हालांकि उसका बजट भी कुछ हाई था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मोल भाव करके जितना इसका बजट था उसके बीच बीच में उसको रूम मिल गया। अब रोहन काफ़ी खुश था। एक तो उसको बजट में मिल गया, हालांकि थोड़ा सा जो कॉलेज था उसके दूर था उस लोकेशन से, लेकिन उसको इस चीज़ की राहत थी कि मेट्रो स्टेशन पास ही में था, तो उसकी वजह से कुछ ऐसा खर्चा ज़्यादा नहीं आने वाला था। अब रोहन कहते हैं कि जितनी मेरी खुशी थी वो बहुत जल्दी काफूर होने वाली थी, क्योंकि उस हॉस्टल में सिर्फ मेरे रूम को छोड़कर बाकी सारे जितने भी रूम थे वो ऑक्यूपाइड थे। मतलब जब मैं आया तो बस वही रूम खाली था, और वहाँ पर बेसिकली 2 बेड छोटे छोटे लगे हुए थे, यानी कि कहने का मतलब है कि वो भी उन्होंने शेयरिंग के लिए रखा होगा, लेकिन मुझे उन्होंने सिंगल रूम क्यों दे दिया, डोंट नो। हो सकता है कि भरना रहा होगा, लेकिन अगर ऐसे कुछ है तो फिर बाकी रूम्स भी थोड़े बहुत खाली होने चाहिए थे। कहने का मतलब है कि डिमांड तो है। लेकिन ये बात रोहन को कुछ ज़्यादा तब समय लगी नहीं, उसको तो बस इस बात की राहत थी कि चलो जो बात है मेरी किस्मत में था तो मिल गया। अब रोहन वहाँ पर कुछ दिन जब रहना शुरू करता है, उसको अपने आसपास कुछ अजीब सी तरीके की आवाज़ें तो आती हैं, लेकिन कभी रोहन ने उस तरफ गौर नहीं किया। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो रोहन है उसको अचानक से ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ है। जैसे ही रोहन की जाग खुलती है तो वो देखकर हंसने लग पड़ता है, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था, वो एक परछाई थी। जो पर्दा था खिड़की का लगा था, उसके बाहर एक लैंप लगा था जो स्ट्रीट लाइट सूर्य लगी हुई थी, उससे उसकी रिफ्लेक्शन बन रही थी, जैसे ऐसे लग रहा था कि कोई खड़ा हुआ उसके सामने। अब रोहन हंसने लग पड़ता है, अरे भाई डरा ही दिया तुमने तो, शुक्र है ये पर्दा ही है, अगर सच में कोई होता या होती तो मेरा तो दिल ही बाहर आ जाना था। अब ये कह के रोहन सोने की कोशिश करता है, अचानक से उसको आवाज आती है बाहर की तरफ से। अब ये रास्ता ऐसा भी रास्ता नहीं था कि जो जैसे बड़ा शहर है तो कोई ना कोई आया गया रहता ही है, कोई ऑटो निकल गया, कुछ ऐसा निकल गया, नहीं। कुछ 12 बजे के बाद ये रास्ता तकरीबन सुनसान हो जाता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो तो कुत्ते वगैरह भौंकते थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ना ये बार बार कुछ जो आवाज़ अजीब सी, जैसे इरिटेटिंग सी आवाज़, जैसे कोई खरोंच रहा है, इस तरीके की आवाज़ आ रही थी। अब ना रोहन से रहा नहीं जाता और वो उठता है और पर्दा पीछे की तरफ करता है। वो देखता है कि एक लड़की खड़ी है जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े तो डाले हैं, लेकिन वो बड़े मैले से कपड़े हैं, जैसे वो धूल में खेल कर आई है, इस तरीके से। उसका जो शक्ल है, उसकी शक्ल है वो मतलब इस तरफ नहीं थी, रोहन की तरफ नहीं थी, पीठ थी, और वो खंबे के पास खड़ी बस ऐसे धीरे धीरे झूले जा रही थी। और उसकी आवाज़ कैसे आ रही थी, खंबे को वो ऐसे नोच रही थी अपने नाखूनों से, जो कि बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज़ लग रही थी। आप महसूस करोगे तो आपको भी अजीब सा लगेगा। अब ना रोहन पहले तो थोड़ा सा दहल जाता है। इसका जो वो फ्लोर था वो था सेकंड फ्लोर, तो थोड़ी सी एक एंगल मिल रहा था उसको। अब ना ये आसपास देखता है कि भाई मैं ही बालकोनी के बाहर खड़ा हूँ, मतलब बालकोनी नहीं थी, बेसिकली खिड़की थी, खिड़की के बाहर से झांक रहा हूँ और तो कोई नहीं झांक रहा। अब जैसे ये आवाज़ मुझे आ रही है तो बाकियों को भी तो आ ही रही होगी, और जो फर्स्ट फ्लोर पर होंगे उनको ज़्यादा आ रही होगी, लेकिन कोई भी नहीं खड़ा था। अब रोहन कहता है कि मैं इसको कुछ बोलूँ या ना बोलूँ, भाई लड़की लग रही है, अगर मैंने कुछ इसको कहा तो कहीं ऐसा ना हो बवाल हो जाए। लेकिन जो ये कर भी रही है तो वो भी तो भाई मुझे अजीब लग रहा है, नींद खराब कर रहा है।
लेकिन भाई बात तो ये है कि नींद तो सिर्फ लगता है मेरी खराब हो रही है, और तो कोई बाहर आ नहीं रहा। अगर हो भी रही होगी तो फिर भी कम से कम बाहर तो नहीं ना आ रहा। ये सवाल सारे रोहन के मन में चल रहे थे। रोहन सोचता है कि एक काम करता हूँ यार, जैसे इसके एक दो दोस्त बने थे, कुछ वो फर्स्ट फ्लोर में थे, कोई कहीं थे, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। अब जो इसकी खिड़की थी ना बेड के बिल्कुल पास थी, और फ़ोन था ऐसे जैसे इसने ध्यान ऐसे हटाना था और फ़ोन की तरफ जाना था। इसने फ़ोन पकड़ा, देखा कोई है नहीं। रोहन चौंक गया, डर भी गया। इतनी जल्दी? बिल्कुल वो ऐसे झांक के देख रहा था कहीं नीचे की तरफ तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल वहां पर भी नहीं थी। आसपास देखता है, सामने भी बिल्डिंग थी, अगर सामने कहीं छुप ही नहीं सकती थी, इतनी जल्दी वो कैसे गायब हो गई? रोहन को ये बात बड़ी अजीब लगती है। लेकिन जो उसको चाहिए था वो तो हो गया। जो इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही थी वो बंद हो चुकी थी। रोहन अब वो पर्दे को अच्छी तरीके से कवर करता है ताकि जो एक रिफ्लेक्शन ना बने, और वो उसके बाद सो जाता है। कब नींद आ जाती है रोहन को पता नहीं लगता। सुबह जब रोहन उठता है, कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है, बाहर आता है, जाने से पहले वो उस खंबे की तरफ देखता है कि जो वो नोच रही थी उसके कुछ निशान है, लेकिन बड़े ध्यान से देखने के बाद भी उसको कोई भी निशान नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि खंबा जो था वो वाइट कलर का पेंट हुआ था, तो निशान बड़े आसानी से नज़र आ जाते, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। यानी जिस हाइट से वो नीचे तो कुत्ते वगैरह करते होंगे लेकिन ऊपर नहीं। अजीब लगता है रोहन को। अब रोहन जो अपने उसके जिगरी दोस्त होते हैं उनसे बातों बातों में पूछने की कोशिश करता है कि रात को यार बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज़ आ रही थी। वो ये डिस्क्लोज नहीं करता कि ऐसे ऐसे कोई लड़की उसको नजर आई है। तो वो कहता है यार को तुम्हें आवाज़ नहीं आई? तो कहते हैं नहीं यार हमें तो नहीं आवाज़ आई। कहता है चलो तुम गहरे नींद सो रहे होगे। कहते नहीं बताओ बात कब की है? रोहन कहता है यही कोई होगी कुछ 1 या 1:30 बजे के बाद। तो उसका दोस्त, अरे अविनाश तू तो पढ़ रहा था उस समय। हाँ मैं तो पढ़ रहा था। आवाज़ आई तुझे कोई? किस जैसी? अरे ये रोहन क्या कह रहा है? कौन सी आवाज़ रोहन? अरे यार मैं ना सो रहा था तो मुझे कुछ ना ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई खंबे को नोच रहा, खरोंच रहा होता है, खरोंच किसी मेटल को खरोंचने की आवाज़ आ रही थी। तो अविनाश कहता नहीं यार मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। अरे यार कोई कुत्ता वगैरह खंबे को खरोंच नहीं यार। अच्छा चलो मान लिया ऐसा होता भी, तुझे तो आवाज़ आनी थी। हाँ यार हमारा तो रूम भी फर्स्ट फ्लोर में है। अब ये सोचते अरे नहीं यार तेरा वहम होगा, सच में जाग रहा था या सपने में कह रहा है? नहीं यार मैं जाग रहा था। चल खैर बहुत बड़ी कोई बात थी नहीं। इसको लगता है कि शायद कोई होगी, पागल लड़की होगी, इधर उधर साइको घूम रही होगी, क्या बात करनी है, नशे में हो सकती है, ड्रग एडिक्टेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इससे ज़्यादा सोच उसके मन में आती नहीं। अब वो दिन जैसे तैसे बीत जाता है। अब रोहन रात के समय में सोने की कोशिश करता है। उसके जहन गुमा में नहीं था कि भाई ऐसा कुछ होगा। वो सोता है, कुछ समय बाद अचानक से उसको फिर से वही खरोंचने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। रोहन उठता है, उठ के वो धीरे धीरे जाता है उस खिड़की के पास, पर्दा पीछे करता हुआ देखता है कि वही लड़की सेम उसी लिबास में ऐसे धीरे धीरे हिले जा रही है और उस खंबे को खरोंच रही है। आज रोहन थोड़ी सी हिम्मत करता है। वो आवाज़ लगाता है पहले, अरे मैडम क्या कर रही हो आप? डिस्टर्ब हो रहे हैं हम, प्लीज़ आप प्लीज़ ये ऐसा मत कीजिए और कहीं और जाकर कीजिए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो जो लड़की थी उसको कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा कि कोई उसको टोकने की कोशिश कर रहा है। वो बस अपनी धुन में सवार वैसे किए जा रही थी। अब ना रोहन को गुस्सा आता है। उसको लगता है कि कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा, जैसे ये अविनाश बाकी दोस्त मेरे रिएक्ट कर रहे थे कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इतनी आवाज़ तो ज़ाहिरी तौर पर सुन नहीं रहा होगा कोई, ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन ये सोचने के बाद थोड़ी सी उसमें हिम्मत आती है और कहता है कि अरे मैडम मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर इस बार आपने दोबारा इसको खरोंचा तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। अब वो खरोंचना रुक जाती है। उसको लगता है काम कर गई, तरकीब काम कर रही, पक्का ये प्रैंक कर रही थी, डर गई ना पुलिस का नाम लेके। वो धीरे धीरे अविनाश की तरफ मुड़ती है और अविनाश की तरफ मुड़कर मुंह खोलना शुरू करती है। उसका मुंह इतना बड़ा खुल जाता है जो किसी भी इंसान के बस में है ही नहीं। उसकी काबिलियत नहीं कितना मुंह खुल जाएगा। अभी रोहन इस चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। वो चीख मारती है, इतनी ऊंची चीख मारती है कि शीशों में भी दरार आ जाती है। रोहन अपने कानों पे हाथ लगाता है, बस करो, मत चीखो मत चीखो। अचानक से उसकी जाग खुलती है और वो कमरे में लेटा हुआ था, सपना देख रहा था। क्या सच में सपना था? जल्दी से उठता है वो,
इधर उधर देखता है, बाहर देखता है, कुछ नहीं था। उसकी सांस में सांस आती है। शुक्र है सपना था। मुझे तो लगा सच में पता नहीं वो औरत क्या थी, चुड़ैल थी। अरे लेकिन एकदम ध्यान उसका जाता है शीशे की तरफ। उस शीशे की खिड़की में दरारें साफ तौर पर नजर आ रही थी और रोहन की आंखों में डर। रोहन अब सोच रहा था कि क्या ये सपना था? नहीं, ये तो मैं उठाऊं अभी, लेकिन ये शीशों में दरारें कैसे आई? क्या कुछ हुआ है? रोहन की हिम्मत तक नहीं पड़ रही थी अब नीचे देखने की। वो जल्दी से बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी के सभी अनभिज्ञ थे। वो फिर वही बात दोहराते हैं जो उन्होंने कल दोहराई थी कि यार हमें तो कुछ नहीं मिला, हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो सच में हमसे मजाक तो नहीं कर रहा? रोहन उल्टा कहता है मुझे तो लग रहा तुम मुझसे मजाक कर रहे। यार हम तुझसे क्यों करेंगे मजाक भाई? रात को चलो मान भी लिया हम तुझसे मजाक करेंगे, लेकिन तू जिस मजाक की बात कर रहा है मेरे भाई, वो मजाक में फिर तू इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अगर तू मान ऊंची सी कोई चीज बोल देगा तो सभी जाग जाएंगे। मजाक होता है दोस्तों के बीच में, सारी बिल्डिंग के बीच में। ले भाई, हम तो आधी से ज्यादा बिल्डिंग को तो जानते नहीं है कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रोहन को ये बात तो ठीक लगती है कि भाई बात तो ये ठीक कर रहा है। खैर अब आज जब रात को रोहन कमरे में आता है, उसको डर तो लग रहा था और वो सोच रहा था कि भाई यार आज आज क्या करूंगा, मतलब अगर कुछ आवाज आ गई, सपना ना आए कम से कम। ऐसा ही होता है। रोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसको बस रह रहा कि कल वाला सपना याद आ रहा था, उसकी वजह से डर भी चुका था रोहन और वो सो नहीं रहा था। अब रोहन कुछ किताब वगैरह पढ़ने की कोशिश कर रहा था और अचानक से फिर उसको आवाज आनी शुरू हो जाती है। वही खरोचने की आवाज, कोई जैसे खंबे को खरोच रहा है। रोहन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। डर तो था लेकिन फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। वो खिड़की से बाहर जाकर वही बात दोहराता है जो उसने सपने में दोहराई थी। अरे मैडम क्या कर रही हो आप? क्यों परेशान कर रही हो हमें? वो कोई आवाज नहीं आ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो फिर से एक बार कहता है अगर मैडम अब आपने नहीं रोका तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अब कोई भी उस खरोंचने की रुकने की आवाज नहीं आ रही थी। रोहन जल्दी से फोन उठाकर हेल्पलाइन में फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लड़की है, मुझे लगता है वो ड्रग एडिक्टेड है, प्लीज आप यहाँ पर आकर उसको लेकर जाइए, हमें परेशान कर रही है। पुलिस वाले कहते हैं पेट्रोलिंग पर, कहते हैं हम जो थे हमारी ड्यूटी को, हम उसको भेजते हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे और आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। अब जैसे ही वो खिड़की तरफ दोबारा मुड़ के देखता है तो वो गायब हो चुकी थी। पुलिस वाले कुछ समय बाद आते हैं, सारी बिल्डिंग को परेशानी होती है, उठाया जाता है कि भाई किसी को आवाज़ आई, सब कह रहे थे हमें कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ रोहन को छोड़कर। हालांकि पुलिस वाले एहतियातन तौर पर आसपास देखते हैं कि भाई अगर कोई लड़की ऐसे हुई तो कुछ उसके साथ का कोई गलत हो गया तो भाई पुलिस की ही बद पिटेगी, तो उससे बढ़तर ये है ना कि ढूंढ लिया जाए। लेकिन ढूंढने वगैरह के बाद भी कोई भी उनको कुछ नज़र नहीं आता और पुलिस कह देती है कि आप सच में मतलब होशोबाज में बोल रहे हो ना? कहता है सर मैं होशोबाज में फ़ोन कर रहा हूँ आपको, 1-2 दिन पहले भी नज़र आई थी, तब भी ऐसे गायब हो जाती है, पता नहीं क्या बात है। खैर अब पुलिस कहती है चलो ठीक है, अगर कुछ आपको ऐसा फिर से महसूस होगा आप हमें फ़ोन करना, हम बिल्कुल जो साथ वाली पेट्रोलिंग टीम होगी उसको भेज देंगे। अब पुलिस चली जाती है, उसके दोस्त उसको थोड़ा सा डांटते हैं कि भाई क्या यार तुम क्या सारी बिल्डिंग को परेशान किया, और भी लड़के डांटते हैं। खैर बात आई गई हो जाती है। वो रात भी जैसे जैसे करके गुजर जाती है। अगली रात आती है। अगली रात जब आती है तो रोहन को अब खरोंचने की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और थोड़ी सी इंटेंस आ रही थी। जैसे पहले कोई लोहे को खरोंच रहा होता है वैसी आती थी, आज कोई ऐसे रगड़ रहा है। रोहन बड़े गुस्से से बाहर की तरफ जाता है, लेकिन खंबे पर तो कोई था ही नहीं। ये कहता है कि फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है? जब वो झांक के आगे की तरफ देखता है तो देखता है कि वही लड़की खरोंचते खरोंचते ऊपर चढ़ रही है। ध्यान उसका रोहन की तरफ है, हंस रही है उसकी तरफ देखकर, मानो जैसे मौत बनकर वो रोहन की तरफ ही बढ़ रही है। रोहन की तो चीखें निकल जाती है। आज उसकी चीखों की आवाज़ सारा हॉस्टल सुनता है। उसके दोस्त भागे भागे उसकी तरफ आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। रोहन भाग के दरवाज़ा खोलता है और हड़बड़ाहट में कहता है भाई वो ऊपर आ रही है, वो ऊपर आ रही है। कहते हैं कौन? वो जिसकी बात मैं कर रहा था। सभी देखते हैं इधर उधर, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था।
पहले तो कुछ दोस्त उसका मजाक बना रहे होते हैं, अरे भाई तूने क्या मजाक बना कर रखा, हमारा प्रैंक कर रहा है हमसे कोई। लेकिन रोहन की हालत देखकर, उसके चेहरे का रंग देखकर कुछ दोस्त इस बात को सीरियसली ले रहे थे और वो कह रहे थे यार मजाक मत करो रोहन, क्या क्या देखा तुमने। वो सारी बात बताता है। फिर कुछ दोस्त इस चीज़ पर पहुंचते हैं कि भाई ऐसा हर रोज़ तो नहीं हो सकता यार, रोहन हर रोज़ कोई चीज़ का वहम नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। अब अगले दिन उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर कोई भी किसी भी तरीके का कुछ ऐसा प्रॉब्लम होने से मना कर देते हैं। और वो रात भी जो पिछली थी वो भी अपने दूसरे दोस्तों के साथ ही रोहन रहता है। खैर अब जब ये सब कुछ होता है तो रोहन तो कह देता है कि भाई मैं इस रूम में किसी भी हालत में नहीं रुकूंगा, जो मर्जी हो जाए। मुझे वो नज़र आती है और अगर मैं रुका तो मैं मर जाऊंगा। अब उसके पेरेंट्स के लिए अलग से परेशानी हो चुकी थी और वो कहते हैं कि चल बेटा ठीक है, हम तुझे इसी होटल में कोई शेयरिंग पे रूम दे देते हैं। तो रोहन कहते हैं हाँ हाँ शेयरिंग पे मैं रह लूँगा, लेकिन शेयरिंग में तो सारे रूम ऑक्यूपाइड थे। तो फिर यही होता है कि रोहन की जो मदर है कुछ दिन रोहन के साथ रुकेंगी जब तक उसको कोई रूम नहीं मिल जाता। लेकिन उसका कोई फ़ायदा शायद होने नहीं वाला था, क्योंकि उसके बावजूद, उसके मदर के रुकने के बावजूद रोहन कहता रहता था कि वो मुझे नज़र आ रही है, वो जो उस खंबे को खरोंच रही है। लेकिन जब उसकी मदर देखती उसको कुछ नज़र नहीं आता। उसकी मदर को दुख था कि कहीं बच्चे की मानसिक स्थिति में कोई फ़र्क तो नहीं आ गया। लेकिन रोहन की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, जो उसके ना ही सिर्फ पेरेंट्स बल्कि दोस्तों के लिए भी परेशानी का सबब बनती जा रही थी। अब हालात यहाँ तक आ चुके थे कि रोहन कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था और वो सारे दिन गुमसुम रहता था। किसी भी तरीके का मतलब खाना पीना भी उसको अच्छा नहीं लगता था। जो माँ उसकी थी, जो उसको सबसे फेवरेट चीज़ लगती थी, वो उसको बनाकर खिलाने की कोशिश करती थी। लेकिन रोहन लगभग खाना छोड़ चुका था, तबीयत उसकी बहुत डाउन हो चुकी थी। आए दिन उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता था। और अजीब बात ये थी कि जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते थे तब वो ठीक हो रहता था, महसूस करता था। जब वो रूम ऐसा था कि अब उसको पेरेंट्स कहते थे कि लेके जाते हैं इसको, घर ले जाते हैं। जब ये सोचते भी थे तो अचानक से उसकी तबीयत इतनी ख़राब ज़्यादा हो जाती थी कि जिस शहर से वो आए थे कि उसकी वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। कहने का मतलब कि दिल्ली उसको एडमिट कराना पड़ता था। खैर अब जैसे तैसे करके जब एक बिल्कुल पोजीशन ज़्यादा आ जाती है तो जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम हॉस्टल तो आएंगे ही नहीं, सीधा ही हम घर लेके जाएंगे। कॉलेज से बात कर जाते हैं। अब जब उसके घर उसको लेकर जाया जाता है फिर उसको वो सब कुछ नज़र आना बंद हो जाता है और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होना शुरू होता है। हालांकि सपने उसको रह के तो आते हैं लेकिन पहले से काफ़ी कम। ये उसके लिए, उसके दोस्तों के लिए, उसके माँ बाप के लिए एक राहत की चीज़ थी। खैर 1-2 महीने बाद रोहन तकरीबन अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है और अब तब तक कोई दूसरा हॉस्टल भी ढूंढ लिया जाता है। अब उसमें ये थी कि शेयरिंग में ढूंढ लिया जाता है, लेकिन रोहन मना कर देता है। वो कहता है कि मैं शेयरिंग में नहीं लूँगा। उसके माता पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा शेयरिंग में ले ले, ऐसे तुझे। कहता नहीं, ये तो डर है। अगर शेयरिंग में मैं रूम लेता हूँ, मानो कि मुझे नहीं कुछ ऐसा महसूस होता, लेकिन तब क्या जब मुझे फिर कभी अकेले रहना पड़ेगा तो मैं अकेले ही रहूँगा। अगर सच में मेरा वहम है तो फिर मैं मान लूँगा कि मैं अकेले रहने की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊँगा। लेकिन अगर मेरे अकेले रहने के बाद कुछ ऐसी चीज़ हुई कि ना ही हुई, मतलब कि कुछ नज़र नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर उसी रूम में कोई समस्या थी। अब उसके पेरेंट्स को बात माननी पड़ती है। जब रोहन दूसरी जगह पे जाता है, सिंगल रूम लेता है, कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं और साल भी बीत जाते हैं। उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है लेकिन कुछ महसूस नहीं होता। सपने कभी कभी आते थे लेकिन उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। फिर अब उसके जो दोस्त थे उनका भी यही कहना था कि भाई जब से तू गया है ना तब से उस रूम में कोई आया ही नहीं और उससे तेरे से पहले भी कोई नहीं था, तो फिर पक्का उसी रूम में कोई ना कोई गड़बड़ थी। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ सारी बिल्डिंग में रोहन को ही ऐसा महसूस होता और जब रोहन ने शिफ्ट की दूसरी बिल्डिंग तो वहाँ पर तो कुछ नहीं था। अब बच गई बेचारे की जान, यही बेहतर। और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी बुद्धि से काम लिया। मतलब उसने एक्सेप्ट भी किया चैलेंज कि भाई मैं अकेला रह के दिखाऊंगा किसी दूसरी जगह पे, क्योंकि अगर मुझे दिमागी समस्या हुई तो फिर वहाँ पर भी होगी। और वो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई दिमागी समस्या नहीं थी, था तो उस कमरे में कुछ। और अच्छी बात है कि ये बात बहुत लंबी नहीं चली।
उम्मीद करता हूँ ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जाते जाते मेंबरशिप आप सबकी सपोर्ट से बढ़ती जा रही है और हम बहुत करीब हैं 50 होने के। जैसे 50 होंगे तो एक मेंबरशिप का लाइव सेशन मैं करूँगा सिर्फ मेंबरशिप के लिए फ़िलहाल के तौर पर। तो जल्दी से 50 पूरी करा दीजिए। और जैसा मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ पर आपको बुके मिलेगा पूरे का पूरा हॉरर की सीरीज़ का, अलग अलग कहानियाँ, जैसे कि वो लाल साड़ी वाली चुड़ैल। सुनिए आपने कहानी? नहीं सुनी तो फिर आप मिस कर रहे हो। भाई एक घर है हिमाचल का और ख़ास एक कमरा है जहाँ पर आज भी वो रहती है। क्या थी कहानी, कैसे उसने कब्जा किया उस घर पर, सुनने से ताल्लुक़ रखती है। या फिर एक ऐसा सफ़र एक प्रेतनी का जो कभी पूरा नहीं हो रहा। कहने को रास्ता सिर्फ दिल्ली से लेकर अंबाला तक का है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा पिछले 5 वर्षों में भी, ये भी पता लगेगा आपको उसी मेंबरशिप की वीडियो में। या फिर एक ऐसी ट्रेन जो है मुर्दों की ट्रेन, गलती कर दी किसी ने उनका कोई सामान लेकर, और फिर क्या तांडव हुआ ये भी आपको सुनने को मिलेगा ऐसे ही मेंबरशिप की वीडियो में। या फिर बच्चों का कब्रिस्तान हो, या फिर हो भूतों की बारात जो पंजाब के किसी आज भी जंगल में घूमती फिरती रहती है। पंजाब से ही लुधियाना का एक गंदा नाला है जहाँ पर वो चुड़ैल आज भी इंतज़ार में है अपने शिकार के। दर्शन सिंह का शिकार उसने किया कि नहीं, ये भी आपको उसी कहानी में पता लगेगा। एक फार्म हाउस भी है जहाँ पर एक ऐसी चुड़ैल रहती है जिसको बलि की तलाश है। जी हाँ, चुड़ैल बलि की तलाश में है अपनी मुक्ति के लिए। क्या उन 2 लोगों में से कोई बचा जो वहाँ पर रात बिताने गए थे? या फिर एक ऐसी बदनसीब लड़की जो एक नया जीवन उत्पन्न करने जा रही थी, यानी कि बच्चे को जन्म देने जा रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र या जब उस पर एक प्रेत की नज़र पड़ती है तो एक नए जीवन को संसार में क्या लाना, उसका खुद का जीवन ख़त्म हो जाता है। या फिर एक ऐसी मंगेतर जिसका एक्स मंगेतर, यानी वो उस दुनिया में तो नहीं है लेकिन कहने को आज भी वो उसको परेशान कर रहा है। या फिर एक ऐसा शैतान जो शिकार करता है आत्माओं का। ऐसे ही बेहतरीन किस्से हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे मेंबरशिप के, जिसमें मात्र 29 रुपये पर मंथ, 1 रुपये से भी कम पर डे का कॉस्ट पड़ता है। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप प्रोग्राम को। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ पर आप जाकर मेंबर्स ओनली जो लिंक है उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब किया हुआ आपके साथ ही ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर भी जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। और हाँ, जो आप अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं, जो आपको ये नंबर व्हाट्सएप का नज़र आ रहा है, ईमेल आईडी नज़र आ रही है, इंस्टा आईडी नज़र आ रही है, यहाँ पर जाकर आप ज़रूर मुझे अपनी कहानियाँ बोल कर भी बता सकते हैं, लिख कर भी बता सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक भी आपको मिल रहा होगा, उस कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करके व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ आपको अपडेट्स मिलेंगी, कुछ जो नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ उसके बारे में जानकारी मिलेगी जो जल्दी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सारा बुके है, जो सारा पैकेज है आपको इसी चैनल में मिलेगा। रोज़ की कहानियाँ तो है ही, अगर आप मेंबरशिप में नहीं भी ज्वाइन करते तो कहानियाँ तो रोज़ को आपको सुनने को मिलेंगी, और वीक में 2 पॉडकास्ट, जैसा कि आपको बताइए। आज करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिएगा।